फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस में। मैं आरपी अवस्थी आप सभी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे मौर्य वंश की स्थापना के संदर्भ में। तो आज आइए पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना हुई। हमारा विषय है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास और विषय है मौर्य वंश की स्थापना। तो इसका जो पीरियड है, टाइम है, वो 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। ठीक, तो हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्व जो शासन था वो घनानंद का था। घनानंद का शासन था और विशाल शासन था। समझ में आया? तो इस विशाल साम्राज्य में जो प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य थे, या विष्णुगुप्त। तो एक बार की बात है, कहा यह जाता है कि धनानंद ने जो है चाणक्य का भरी सभा में अपमान किया। चाणक्य जितने बुद्धिमान थे उतने सुंदर नहीं थे। इनका चेहरा भयानक था, कुरूप थे, शरीर काला था। लिहाजा एक बार जो है धनानंद ने जब चाणक्य का अपमान भरी सभा में किया तो उससे चाणक्य कुपित हो गए और इन्होंने कसम खा ली, शपथ ले ली कि मैं नंद वंश का समूल उन्मूलन कर दूंगा, यानी पूरी तरह से इसे नष्ट कर दूंगा। तो इसको नष्ट करने के लिए जो है ये मनोयोग से तैयार हो गए। और कहा यह जाता है कि एक बार यानी ये चंद्रगुप्त मौर्य को खोजे जाने के संबंध में कई कहानियां हैं इतिहास में। एक कहानी तो ये है कि कहा यह जाता है कि एक बार चाणक्य कहीं जा रहे थे, तो जब रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति कुश की जड़ पर, कुशा जिसे कहते हैं, कुश या कुशा, तो इसकी जो जड़ होती है कटीली होती है। ऑन दैट पीरियड लोग नंगे पांव ज़्यादा चलते थे, आज कल की तरह जो है फैसिलिटीज नहीं थी। तो एक व्यक्ति जो है कुशा की जड़ पर मट्ठा डाल रहा था। कहा यह जाता है कि कुशा की जड़ पर मट्ठा डालने से उसकी जड़ जो है जल जाती है। तो मट्ठा डाल रहा था तो चाणक्य ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि कुशा की जो जड़ है वो मेरे पैर में चुभ गई है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं इसकी जड़ को ही समाप्त कर दूंगा, इसे जड़ से ख़त्म कर दूंगा। चाणक्य को ये बात पसंद आ गई और चूंकि वो धनानंद का विनाश करना चाहते थे, धनानंद के साम्राज्य को पूरी तरह नष्ट करना चाहते थे, इसीलिए उस व्यक्ति को वो अपने साथ ले आए, उसे शिक्षित किया और शिक्षित करने के उपरांत उसे जो है राजा बनाया, जो आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक कहानी और ये मिलती है कि एक बार चंद्रगुप्त मौर्य कहीं जा रहे थे, चाणक्य कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने देखा, जब वो एक गांव से गुजरे, अपनी यात्रा के दौरान जब वो एक गांव से गुजरे
तो उन्होंने देखा कि शाम के समय में उस गांव के बच्चे जो है कलकेल नामक एक खेल खेल रहे हैं। और इसमें इस खेल में क्या है कि एक लड़का जो है राजा बना हुआ है और शेष बालक जो है उसके मंत्री बने हुए हैं। तो जो लड़का राजा बना हुआ है वो राजा का जो कार्य है, यानी अपनी प्रजा की देखरेख, राज्य का संचालन, राज्य की व्यवस्था, मंत्रिमंडल का दिशा निर्देशन आदि जैसे कार्य जो है बड़ी कुशलता से कर रहा है। तो चाणक्य जो है उस बालक को अपने साथ ले आए, उसे शिक्षित किया। शिक्षित करने के उपरांत जो है जब वो योग्य हो गया तो उसे राजा बनाया और यही राजा जो है आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कई कहानियाँ ऐसी मिलती हैं, अब सत्य क्या है कोई नहीं जानता, क्योंकि उस पीरियड ना तो कोई लेखन का ऐसा विधान था और ना ही आजकल की तरह कोई वीडियोग्राफी थी। तो इस तरह की कोई समुचित प्रमाण नहीं है। फिर भी कुल मिलाकर के नंद वंश को समाप्त करके चाणक्य ने जो है मौर्य वंश की नींव डाली और इस वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना तो उस समय जो है आप देखिए कि इराक ईरान की सीमा से लेकर के और ये जैसे मोटे तौर पर मान लीजिए है ये हमारा इंडिया है, बहुत अच्छा नक्शा नहीं बना है, फिर भी मोटे तौर पर हम देख लेते हैं। इस तरह से कुछ, तो यहाँ से लेकर के ये इराक ईरान वर्तमान में यहाँ है, तो यहाँ से लेकर के नर्मदा के तट तक का और ये पूरा हिस्सा जो है ये सारा का सारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। तो यहाँ पर जो है केवल ऐसे यूँ कर सकते हैं हम, ऐसे ये पूरा का पूरा, लेकिन ये जो है उड़ीसा का कुछ क्षेत्र इनके अधीन नहीं था। इधर जो है नर्मदा नदी जो बहती है यहाँ से इनका शासन पूरा था। तो ये मौर्य वंश का शासन था। तो इतने बड़े साम्राज्य में इन्होंने शासन करना आरंभ कर दिया। अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की देखरेख में चंद्रगुप्त मौर्य जो है, अब ब्राह्मण, एक सवाल ये पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस कास्ट के थे, किस जाति के थे। तो ब्राह्मण साहित्य जो है, जो भी ब्राह्मण साहित्य है, ठीक, तो ब्राह्मण साहित्य इन्हें एक सूत्र से जो है शूद्र बताते हैं, ठीक। इसके बाद जैन ग्रंथ जो है इन्हें क्षत्रिय कुल में उत्पन्न बताते हैं। जो जैन ग्रंथ हैं वो इन्हें क्षत्रिय कुल में उत्पन्न बताते हैं। जैन साहित्य से पता चलता है कि मौर्य वंश जो है ये क्षत्रिय थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो क्षत्रिय था। विशाख दत्त की कृति जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस, ये कृति है विशाख दत्त की। तो इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है निम्न कुल में उत्पन्न, निम्न कुल में उत्पन्न, यानी नीची जाति में पैदा हुआ, ठीक। इसके बाद रोमिला थापर ने जो है मौर्य वंश को
वैश्य जाति का माना है। रोमिला थापर जो है इतिहासकार हैं और इनको मार्क्सवादी विचारधारा का इतिहासकार कहा जाता है। रोमिला थापर ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य को वैश्य जाति का बताती है। ठीक, सवाल पूछे जाते हैं इनसे, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो रोमिला थापर इन्हें जो है वैश्य कुल में उत्पन्न बताती हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख संबंधी जो साक्ष्य है वो जूनागढ़ का जो अभिलेख है उसमें मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य यानी ने जो चंद्रगुप्त की उपाधि धारण की थी, यानी चंद्रगुप्त की संज्ञा जो है इसका प्राचीनतम अभिलेख ही ये साक्ष्य जो मिलता है तो वो रुद्रदामन का जो है जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक, ये जो टाइटल है मौर्य वंश की यानी चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य हम लिख देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो टाइटल है इसका जो प्राचीनतम साक्ष्य है, अभिलेखीय ये साक्ष्य है, वो जूनागढ़ का जो है रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का अभिलेख है उसमें मिलता है। अब मगध के सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैला हुआ था, मैंने पहले ही बताया है। और चंद्रगुप्त के विषय में प्लूटार्क का कथन है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर के संपूर्ण, ये प्लूटार्क का कथन है, पूछा गया है एक बार। प्लूटार्क ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख पैदल सेना लेकर के, यानी 6 लाख की सेना लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद डाला। विशाल सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य के पास। तो प्लूटार्क ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद डाला, यानी भारत लगभग संपूर्ण भारत इनके अधीन था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी पश्चिमी भारत को सिकंदर के उत्तराधिकारी से मुक्त कर नंदों का उन्मूलन कर सेल्यूकस को पराजित किया। साथ ही साथ सेल्यूकस को संधि के लिए विवश किया। जिस साम्राज्य की स्थापना उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सोपारा तथा सुराष्ट्र तक फैली हुई थी। 305 ईस्वी में यूनानी शासक सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ। 305 ईस्वी में 305 ईसा पूर्व, ईस्वी में नहीं बीसी में, ठीक है। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ और उसने अपनी पुत्री का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तो पराजित होने के पश्चात जो है ये इसके अधीन हो गया। और साथ ही साथ एराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिम्पेसिदाई और पेरिम्पेसिदाई के अतिरिक्त जो है जेड्रोसिया यानी एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया एवं पेरिपेसिदाई के क्षेत्रों को जो है दहेज में दे दिया। जेड्रोसिया, अराकोसिया, पेरिम्पेसिदाई, ठीक, जेड्रोसिया, अराकोसिया और एरिया, ये 4 प्रांत, ये 4 प्रांत जो है
दहेज में दे दिए चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने, साथ ही साथ अपनी पुत्री का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इस प्रकार से जो है इनका दबदबा बना रहा। प्लूटार्क ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। प्लूटार्क ने इस बात को कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को निकेटर को जो है उपहार में दिए। ये स्टेटमेंट जो है प्लूटार्क का कहा हुआ है। साथ ही साथ सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। राजदूत था, अम्बासडर था। ठीक, अब आगे जो बात आती है वो ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय की जानकारी जो है तमिल ग्रंथ अहना मूर और मुरुना नूरू से मिलती है। इनके विषय में जो जानकारी है, दक्षिण भारत अभियान की जो जानकारी है, तमिल ग्रंथ है अहना मूर, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की, तो इसकी जानकारी तमिल का जो ग्रंथ है अहनामूर, और दूसरा जो ग्रंथ है वो है मुरुना नुरु, इससे प्राप्त होती है। और साथ ही साथ अशोक के अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में विजय अभियान चलाया और दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की। अब जो है यूनानी इतिहासकार तिब्बती इतिहासकार तारानाथ और स्मिथ का मानना है कि दक्षिण भारत को मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार के समय में मिलाया गया। तारानाथ जो तिब्बती इतिहासकार हैं उनका मानना है कि बिंदुसार के समय में दक्षिण भारत को मौर्य साम्राज्य में मिलाया गया, विशेष बात है। और साथ ही साथ यूनानी इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण भारत की विजय का श्रेय देते हैं। यूनानी जो इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि दक्षिण भारत में विजय जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ही प्राप्त की। आगे अब ये शासन रहा चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे जो बात आती है वो ये कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु, जैन संत जिनका नाम था भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और जीवन के अंतिम समय में जो है श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर पहाड़ी पर जा करके उन्होंने तपस्या करते हुए और जो है श्रवणबेल, ये मैसूर में पड़ता है, कर्नाटक और मैसूर में। तो पहाड़ी का नाम है चंद्रगिरी पहाड़ी का नाम है। तो इस चंद्रगिरी पहाड़ी पर श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर 298 ईसा पूर्व में जो है उपवास के द्वारा 298 बीसी में 298 ईस्वी में उपवास के द्वारा यानी काया क्लेश के द्वारा, जो जैन धर्म का सिद्धांत है, काया क्लेश के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। तो जैन धर्म को मानने वाला था और इस प्रकार जो है इनका अंत हो गया। यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त बस्ती का निर्माण करवाया था। ठीक, यहाँ पर जो है
यही श्रवण बेलगोला नामक जगह पर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त बस्ती का निर्माण कराया था। तो इस प्रकार जो है आज हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो नेक्स्ट पीरियड में हम मौर्य वंश के अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मेरे फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।